आदाब, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। प्रोग्राम दो रुख में आपका इस्तकबाल है। दो रुख में आज बात करेंगे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के दो रुख पर। कटिहार के मेयर शिवराज पासवान को गुज़श्ता रात गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। नामालूम बदमाशों ने नगर थाना इलाके के संतोषी मंदिर चौक पर कटिहार के मेयर को गोली मारी। बताया जा रहा है कि मेयर अपने घर जा रहे थे, उनका बॉडीगार्ड भी उनके साथ नहीं था। उन्हें कटिहार मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मेयर शिवराज पासवान के कत्ल के खिलाफ अवामी गम और गुस्से के दरमियान पुलिस ने 4 मुल्जिमान को तहवील में लिया है। इसी के साथ ही मुतादिद नामालूम अफराद पर भी FIR दर्ज की गई है, जिनमें 11 नामजद हैं। दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कटिहार मेयर कत्ल केस में एक MLA के रिश्तेदार का भी नाम सामने आया है। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने संतोषी कॉलोनी मंदिर के बिल्कुल करीब रेलवे ट्रैक से 2 पिस्तौल बरामद किए हैं। इस कत्ल के बाद रियासत की सियासत तेज हो गई है और अपोजिशन हुकूमत पर हमला आवर है। रियासत के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहे हैं और बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर अपना अपना रुख रखने के लिए आज हमारे साथ हैं अख्तरुल इस्लाम शाहीन MLA RJD और डॉक्टर मुनाजिर हसन साबिक MP व सीनियर लीडर JDU। तो फिलहाल मुनाजिर हसन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनाजिर साहब, जिस तरह के हालात बिहार में हैं, कैसे देखते हैं लॉ एंड ऑर्डर का मामला अब किस तरह से देखा जाए मेयर के इस कत्ल के बाद? देखिए, मेयर का कत्ल एक इत्तफाकिया घटना है और बिहार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की जो हालत थी और नीतीश जी के आने के बाद बिहार में जो माहौल कायम हुआ और सुशासन की सरकार बनी, उसके बाद बिहार में कोई नहीं कह सकता है कि ये सरकार किसी को बचाती है या किसी को हटाती है जी। इसलिए मेयर का कत्ल किसी का भी हो सकता है, लेकिन आप देखिए कि उसके बाद पुलिस की कार्रवाई क्या रही। जी, पुलिस की कार्रवाई जितनी तेजी के साथ हो रही है और जितना ऊपर से दबाव दिया जा रहा है जी, कि अपराधी जो है वो कहीं से बच नहीं पाएगा। ये वाकया कल का वाकया है जी, और अभी 24 घंटा गुजरे हैं इस वाकया को। आप देखते रहिए आगे आगे क्या होता है। अख्तरुल इस्लाम शाहीन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, MLA RJD के हैं। अख्तरुल इस्लाम, सरकार कार्रवाई कर रही है, बचेगा नहीं मुल्जिम, लेकिन मेयर का कत्ल हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अब सियासत गर्म है बिहार में। देखिए, मेयर एक बहुत बड़ा पद होता है जी, और वो लाखों जनता का वहाँ पे प्रतिनिधि होता है। जब प्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं है इस सरकार में, हुकूमत में, जिस तरह लगातार देखने को मिल रहा है, यही एक वाकया नहीं है। जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, भारत सरकार, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रिपोर्ट है, वह यह बताता है कि तकरीबन 2 लाख कॉग्निजेबल क्राइम जो है वो बिहार में हर साल होता है। 2 लाख। जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी, हुकूमत थी हम लोगों की, तो उस वक्त 80,000, 85,000, 90,000, 92,000 एक साल में कॉग्निजेबल क्राइम हुआ करते थे। और ये अपने आप को सुशासन की सरकार कहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सरकार कहते हैं। तकरीबन आप अगर देखेंगे भारत सरकार के रिपोर्ट को, तो 1,70,000, 1,80,000, 1,90,000, तकरीबन 2 लाख तक पहुंच गया है इनका पिछले साल का जो रिकॉर्ड है। तो लगातार पूरी पुलिस प्रशासन दारू के कारोबार में, उसको पकड़ने में, उसको करवाने में और उसको मैनेज करने में, कमाने में लगी हुई है। गाड़ी वगैरह को पकड़ने में, उससे पैसा कमाने में, मतलब कोई पुलिस का इकबाल नहीं है, सरकार का इकबाल नहीं है, कोई डर नहीं है पुलिस प्रशासन को, जिसकी वजह से आपराधिक लोग का मन बढ़ गया है कि पुलिस प्रशासन तो सिर्फ शराब के बिजनेस को बढ़ावा देने में कहिए या जिस तरह उसको संरक्षण देने में, उधर कमाने में लगी हुई है, उधर मशगूल है। इसका फायदा अपराधी लोग उठा रहे हैं कि अपराधी को कोई डर नहीं है। प्रत्येक दिन लगातार इस तरह की बड़ी बड़ी वारदातें पूरे बिहार में हो रही है और कोई सही एक्शन
देखने को नहीं मिल रहा है कि लोगों में, अपराधियों में डर हो, कानून का डर हो, हुकूमत का डर हो, पुलिस का डर हो, वो बिल्कुल खत्म हो गया है। मुनाजिर हसन, एक मेयर महफूज नहीं है, आम जनता का क्या सवाल उठ रहा है सरकार पर? मैंने कहा ना कि ये तो एक इत्तफाकिया घटना, मेयर हो या कोई भी हो, घटना तो घट सकती है। और अब तो हमारे छोटे भाई अख्तर इमाम शाहीन ने कहा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहे हैं इतना, तो आज का माहौल ये तो नहीं है कि अपराधी मुख्यमंत्री निवास में बैठ करके वहां से फोन जाता हो और अपराधी को छोड़ दिया जाता हो। आज वो माहौल तो कम से कम नहीं है। आज माहौल ऐसा है कि किसी अपराधी की जरूरत नहीं है कि वो सरकारी आदमी से या सरकारी पार्टी के किसी लोगों के साथ बैठ के बात भी कर सके। ऐसा माहौल आज की तारीख में नहीं है। वरना पहले का 15 साल पहले का माहौल क्या था? इसी सरकार उस सरकार को हाईकोर्ट ने सीधा कहा था कि ये जंगल राज है, और जंगल राज में अपहरण, लूट, डकैती ये एक लोगों का डेली का उद्योग बन गया था। लेकिन आज कोई नहीं कह सकता है कि फिरौती के लिए कहीं पर कोई वाकया हो रहा है, गुंडागर्दी हो रहा है। ऐसा कोई वाकया नहीं है। इसलिए मेयर के भारत सरकार का रिपोर्ट बता रहा है, हम बहुत अफसोस जाहिर करते हैं। अख्तर इस्लाम, मुनाजिर हसन तो रिकॉर्ड को बेहतर बता रहे हैं। भारत सरकार का रिपोर्ट क्या सहमत है आप इससे? भारत सरकार का एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो गृह मंत्रालय जारी करता है, जो बिहार की पुलिस हर थाने, हर जिला, हर स्टेट से होते हुए भारत सरकार को पहुंचता है, वो अपना कोई सर्वे रिपोर्ट नहीं देता है, बल्कि ऑथेंटिक रिपोर्ट होता है। हर जिला से डीजीपी कार्यालय जाता है, डीजीपी कार्यालय से गृह मंत्रालय भारत सरकार जाता है, वो हर साल रिपोर्ट देता है। वह बता रहा है तकरीबन 2 लाख कॉग्निजेबल क्राइम हो रहा है। देखिए असल बात क्या है कि बिहार में जिस तरह से बेरोजगारी बेतहाशा वृद्धि हुई है और जिस तरह से बेकारी है लोगों में, जिस तरह अच्छी तालीम खत्म हो गई है, कहीं किसी स्कूल, कॉलेज, कहीं किसी इंस्टीट्यूशन में चले जाइए, कहीं कोई पढ़ाई नहीं है। जिसके पास पैसा है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकता है, प्राइवेट कोचिंग में पढ़ाएगा या प्राइवेट लेवल पे स्टेट के बाहर जाकर पढ़ेगा। बिहार में कोई तालीम नहीं है। जब तालीम अच्छी नहीं मिलेगी, काम नहीं मिलेगा, मजदूरी करना चाहे तो मजदूरी बिहार में रह के नहीं कर सकता है। 10,000, 8,000 मतलब 200-400 रुपया रोज कमाने के लिए प्रदेश में जाना पड़ेगा। तो जो लोग यहाँ रहते हैं वो बहुत बेस्थ स्थिति में रहते हैं, तो एक रास्ता उनको नजर आता है, अपराध की तरफ वो मोटिवेट होते हैं और ये होता है। तो इसके लिए पूरी तरह से सरकार को भी जिम्मेदार ठहरा सकते हैं कि इस खुशगवार माहौल नहीं बनाइएगा, इस तरह का योजना नहीं बनाइएगा कि लोग एंगेज हों, अच्छी तालीम हासिल करें और यहाँ पे रोजगार वगैरह का, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हो, इंडस्ट्री वगैरह हो। कोई काम इस तरह का हुआ नहीं। सिर्फ मीडिया को मैनेज करके, सुशासन की सरकार है, कानून की सरकार है, विकसित बिहार है, ये है वो है, सिर्फ मीडिया को मैनेज करके ये लोग दिखा रहे हैं। स्थिति बद से बदतर स्थिति है और यही सब कई कारणों से बिहार में अपराध की घटनाएं बढ़ी है और पुलिस वगैरह पूरी तरह से, जो थाना है उसका एक रेट है, थानेदार को, डीएसपी को, एसपी को, सबको एक मोटी रकम दे करके पोस्टिंग किया जाता है। वो लोग, तमाम लोग दारू के माफिया से मिलके, तमाम लोगों से मिलके पैसा कमाने में मशगूल हैं। बड़े इल्जामात अख्तरुल इस्लाम लगा रहे हैं सरकार पर, पुलिस की कारकर्दगी पर। देखिए अख्तर इमाम साहब जो इल्जाम लगा रहे हैं वो अपने पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, लेकिन जो रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार, वो सरकारी आंकड़े भी तो बता रहे हैं आपको। हमारी सरकार के जो मुखिया है, क्राइम रेट के सरकारी आंकड़े वो बता रहे हैं, मुखिया है, उन पर कोई माँ का लाल उंगली नहीं उठा सकता है। तो सरकारी आंकड़े बता रहे हैं, उस सरकारी आंकड़े का कोई लेखा जोखा है क्या जो है? इसलिए जो है सरकार भ्रष्टाचार में जो पहले आकन से डूबी रहती थी, आज वो स्थिति तो नहीं है।
कहीं पर किसी सरकार के मंत्री पर या सरकार के एमएलए पर, सरकार के आदमी पर को आरोप तो नहीं लगा सकता है कि उसने भ्रष्टाचार किया है। अगर भ्रष्टाचार है तो वो सीधे उसके लिए उसको बचाने वाला यहाँ कोई नहीं है। जी, पहले तो जो सरकार थे वही भ्रष्टाचार में आतंक से डूबे हुए थे। लालू जी की, राबड़ी जी की सरकार में बेचारे खुद मंत्री थे और हम लोग इनसे मिलने जाया करते थे और बहुत ताकतवर मंत्रियों में से थी। सरकार तो मुनाजिर हसन साहब की थी। पहले जो लालू जी, राबड़ी जी की सरकार थी तो इन्हीं की सरकार थी। हम लोग तो इन्हीं को सरकार मानते थे, इन्हीं से मिलने जाते थे, सलाम दुआ करते थे। हमने जब महसूस जी, नहीं, अख्तरुल भाई ठीक बोल रहे हैं कि मिलने अख्तरुल इस्लाम शाहीन है ये, आरजेडी के एमएलए। कुछ वजह हुआ तब न हमने हाँ जी, मुनाजिर अख्तरुल शाहीन साहब हमारे छोटे भाई हैं। आखिर कुछ वजह हुई तब न हमने इस पार्टी को छोड़ा जाकर के आरजेडी को त्याग देने के बाद और बिहार के अंदर सुशासन की सरकार बनाने में अहम रोल अदा किया। तो सरकार में रह करके यहाँ कोई ये नहीं कह सकता है कि किसी क्राइम में। जिलानी साहब जी, जब केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और बिहार से तस्लीमुद्दीन साहब को गृह राज्य मंत्री बनाया गया था जी, उनपे 1, 2, 4 जो भी मुकदमे कुछ थे जिसकी वजह से उन पर क्लेम लगा, आरोप लगा कि भाई नहीं, इन पे कुछ दाग है, कुछ केस चल रहा है, विचाराधीन है, इनको गृह राज्य मंत्री नहीं बनाना चाहिए। और हम लोगों ने उनको विड्रॉ किया उस डिपार्टमेंट से और पार्टी ने हटाया, सरकार ने हटाया उनको और कोई दूसरे जगह कहीं एडजस्ट किया। और अभी क्या है, अभी गृह राज्य मंत्री हैं देश के। कितने मुकदमे हैं? गृह मंत्री पे कितने मुकदमे हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पे कितने मुकदमे हैं? बिहार के लॉ एंड ऑर्डर में बात हो रही है, तो बिहार में आप क्या चाहते हैं हटाया जाए? किसको हटाया जाए? किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? देखिए, जिम्मेदार तो पूरी तरह से ये डिपार्टमेंट भी मुख्यमंत्री जी के पास है। ये डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री जी के पास है और मुख्यमंत्री जी जिस प्रेशर में, जिस दबाव में भारतीय जनता पार्टी उनको जिस दबाव में काम करवा रही है, उस दबाव में प्रशासन भी उसके वजह से ही सुन रहा है, क्योंकि एक हल्का ले रहा है, एक छोटी पार्टी हो गए और बड़ा पार्टनर, बड़ा भाई इज्जत नहीं दे रहा है, डेली आरोप पड़ते आरोप लगा रहा है, तमाम तरह के। तो एक प्रेशर में है, ऑफिसर लोग सुन नहीं रहा है। अभी इनके मंत्री का बयान कुछ दिन पहले आया था कि सचिव छोड़िए, हमारा चपरासी है, मेरे डिपार्टमेंट का बात, मेरा बात नहीं सुनता है। ये स्थिति है जी। मुनाजिर हसन, सुनने वाला नहीं है किसी मंत्री का, किसी सरकार का, किसी नीतीश कुमार सरकार कमजोर पड़ गई है। नहीं, देखिए, अख्तरुल इस्लाम अब सीधे सरकार पर वार कर रहे हैं। कमजोर सरकार चलाई जा रही है, पुलिस सुन नहीं रही है सरकार को। बीजेपी का कोई दबाव नहीं है। बीजेपी हुकूमत रहते हुए हमारी सरकार ने अपने एजेंडे से, अपने सेकुलर एजेंडे से, अपने अपराध के एजेंडे से कहीं भी को कंप्रोमाइज करने का काम नहीं किया। बीजेपी का कोई दबाव नहीं है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है और नीतीश कुमार जैसा चाहते हैं वैसी सरकार चल रही है और नीतीश कुमार के सुशासन पर कोई मार्केवाला उंगली नहीं उठा सकता। सीएए कानून में इन्होंने वोट कर दिया, ठीक है, जो एक डिस्प्यूटेड कानून था जिसपे तमाम देश की तमाम सेकुलर जो पार्टियां हैं उन्होंने ये किया था। 370 पे इन्होंने उसके अगेंस्ट में वोट नहीं किया बल्कि बाइकआउट करके मदद कर दिया। तो ये सब बातें हैं। अब ये सब बातें हैं कि भाई सत्ता के लिए लोग कॉम्प्रोमाइज का इस तरह नहीं करते हैं। एक जो आइडियोलॉजी होता है उस आइडियोलॉजी पे चलते हैं, लेकिन स्थिति थोड़ी। मुनाजिर हसन का कहना है कि बीजेपी का कोई दबाव नहीं है, नीतीश कुमार अपने खुद फैसले ले रहे हैं, देखिए खुद से काम कर रहे हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी इन शर्तों पर मुख्यमंत्री बना कर रखा है कि आपको हमारे आइडियोलॉजी पे, हमारे कहने पर, हमारी बातों पर काम करना पड़ेगा। उस तरह का दबाव धीरे धीरे लगातार बनाया जा रहा है। इतना बड़ा स्पेस बिहार में कहां से मिला?
बीजेपी को, तो स्पेस ही इन्हीं के जरिए इन्हीं के जगह को छेकते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है, पूरी तरह से दबाव है और बातें नहीं सुनी जा रही है, जनप्रतिनिधियों की बातें नहीं सुनी जा रही है। अफसर लोग मनमानी कर रहे हैं, थाने से लेके डीएसपी से लेके तमाम बड़ी अधिकारी तक मनमानी तरीके से कोई कंप्लेन, कोई जनप्रतिनिधि जदयू के या रूलिंग पार्टी के एमएलए एमपी मिनिस्टर तक की बातें सही ढंग से नहीं हो पा रही है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से जो दारूबंदी बिहार में है, उस दारूबंदी में बड़े हजारों करोड़ का बिहार में बिजनेस है, इलीगल बिजनेस है। ये बड़ा इकोनॉमी काम कर रहा है। यहाँ पे हर थाने के अंतर्गत 10-20 लोग कारोबार करते हैं और करोड़ों का कारोबार करते हैं, जिससे थाना उगाही में मशगूल है, क्योंकि वो भी 20 लाख 10 लाख रुपया थाना दे करके थाना मिलता है, तो वो वहीं पे कमाने में लगा हुआ है। जी मुनाजिर हसन, उधार पकड़ कर पुलिस की कारकर्दगी, शराब का मामला, ये तमाम इल्जामात लग रहे हैं सरकार पर। नहीं, ये बात हमने मानते हैं, दारूबंदी पर सरकार कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगी और ये लोग चाहते हैं कि दारूबंदी जो है इसको शुरू किया जाए ताकि इनके जो लोग हैं दारू के कारोबार में लगे हुए थे वो लोग दारू के लिए तो हम समर्थन किए दारू में, और हमारी ही सरकार थी। अगर लोग हैं जनता दल यू के साथ थे तो हम लोगों ने लाखों लोग, हम आंकड़ा सही तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन लाखों लोग जेल काटने का काम कर रहे हैं, जेल के अंदर बंद पीने वाले लोग, यूज करने वाले लोग, बेचने वाले लोग, बड़े माफिया लोग नहीं, जो लोग इतने गरीब लोग नहीं जो इस कारोबार में मुलविस हैं। जब तक वरीय अधिकारी लोग का संरक्षण प्राप्त नहीं होगा, आता है तो पकड़ा भी रहे हैं लोग ना, पदाधिकारी लोग का संरक्षण प्राप्त नहीं होगा, इतनी बड़ी तादाद में दूसरे स्टेट से हमारे स्टेट में इलीगल लिकर नहीं आ सकता है, शराब नहीं आ सकता है। तो ये बात है, अभी तक कोई बड़ा माफिया जो इसमें काम कर रहा है वो लोग नहीं पकड़ाता है। वो गरीब गुरबा बेचारा ताड़ी बेचने वाले को, उसको खास के दलित, अति पिछड़ा, गरीब गुरबा, इसी लोग को पकड़ के आप पता कीजिएगा 80% वैसे लोग हैं, 90% वैसे लोग हैं। अभी तक कहाँ पकड़ाने पर किसी एसपी पर, आईजी पर, डीआईजी पर, डीएसपी पे कार्रवाई होता है? कहाँ, कुछ भी नहीं है। पूरी तो क्या शराब भी एक वजह है क्राइम रेट बढ़ने में अख्तरुल इस्लाम? बिल्कुल, ये शराब का जो है ना, इस पे कुछ अलग से स्ट्रेटजी बनना चाहिए। शराब एक गलत चीज है और उसके उपयोग पर रोक लगे, इसके हम लोग सहमति हैं और हम लोग ने सहमति दिया था। जो मुनाजिर भाई कह रहे हैं कि हम लोग खुलवाना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं, लेकिन इसका ये पूरे बिहार में शराब का कारोबार बढ़ाया किसने? सवाल तो ये उठता है। पूरे हर गांव तक पहुंचाया नीतीश हुकूमत ने और हर जगह पर इसको खुलवाया, पहले बढ़ाया, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, एकाएक उसको रोक दिया। तो उसको धीरे धीरे किया जा सकता था और एक प्लान वे में योजनाबद्ध तरीके से लोगों को जागरूक करके कुछ कानून बनाते हुए हर तरह से, लेकिन पूरे पुलिस फोर्स को सिर्फ इस कानून को, क्योंकि इनको लगता है कि ये कानून अगर फ्लॉप कर गया तो हम नेशनल लेवल पे हमने अपना एक फेस बनाया था, वो मेरा फेस बिगड़ जाएगा, इसके लिए पूरी प्रशासन, पूरा पुलिस उसी में लगे रहो, उसमें भी कामयाबी नहीं हो रही है। और दूसरा, क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, अपराधी को कोई पकड़ने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है, उसको करने वाला नहीं है, सजा दिलवाने वाला नहीं है। ये सारा काम तो पुलिस, ये सारी वजूहात की वजह से क्राइम रेट बढ़ रहा है बिहार में। अख्तरुल इस्लाम शाहीन का सवाल यही है। नहीं, अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब सही नहीं फरमा रहे हैं। दारूबंदी पर सरकार बिल्कुल सख्त है और सख्ती से पाबंदे अहद है अपने इस पर। कहीं कहीं छुटपुट घटनाएं हो रही हैं तो लोग पकड़े भी जा रहे हैं, बड़े बड़े माफिया भी पकड़े जा रहे हैं जी, और किसी को रियायत नहीं दिया जा रहा है, किसी को रियायत। मुनाजिर जी, ये पारू एमएलए हैं, उनके भाई ने सीओ को कत्ल करने की धमकी दी है और उसी में सिक्योरिटी की दरख्वास्त की है सीओ ने। सरकारी रिहायशगाह में वो रहते हैं और उनको धमकी के बाद वो काफ़ी अफसुर्दा हैं। बीजेपी एमएलए के भाई हैं ये, इस पर क्या कहेंगे? बीजेपी एमएलए का भाई है तो उन पर कार्रवाई होगी। मनोज सिंह बीजेपी एमएलए के भाई हो या किसी मंत्री के भाई हो, कोई भी हो, सरिया के सीओ है पंकज कुमार, उनको जान से मारने की धमकी दी है। पहले भी कहा कि यहाँ न किसी को बचाया जाता है न किसी को छोड़ाया जाता है। जी, ये मनोज सिंह जो है,
मनोज सिंह जो है वो सरिया सीओ है पंकज कुमार, उनको जान से मारने की उन्होंने धमकी दी। हाँ, ये एक वाकया हो गया। और वहीं सहरसा में भी जो है जमीन के मामले पर जान से मारने की धमकी दी है, तो अंदर जला जाएंगे जलाकर वो, उनका मौत के घाट कार्रवाई उतार दिया होगी। गया। ठीक है, जो कानूनी जो विधि सम्मत कार्रवाई है उन पर विधि सम्मत कार्रवाई होगी। अगर धमकी दिया है कत्ल करने का तो वो बचेंगे नहीं, उनको बचाने वाला यहाँ कोई नहीं है, यहाँ पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। अख्तरुल इस्लाम वही तो उठा रहे हैं सवाल कि बड़े भाई बीजेपी हैं और आप छोटे भाई हैं, यही तनाज़ा हो रहा है, इसी में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है। अख्तरुल इस्लाम का सवाल है, ये इल्ज़ाम है। नहीं, बीजेपी बड़े भाई हैं, लेकिन बीजेपी ऐसी बात नहीं है कि अपने एजेंडे पर कोई काम कर ले, मिला जुला के यहाँ पर चल रहा है। और जो नीतीश कुमार का जो नेतृत्व है जी, उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता है। नीतीश कुमार अपने नेतृत्व नहीं, लेकिन मेयर के कत्ल के बाद लोगों के हौसले बुलंद होंगे, दबंगों के हौसले बुलंद होंगे। काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार सरकार कैसे हथगन लगाएगी ऐसे गुंडागर्दी पर, ऐसे कत्ल करने वालों पर? बॉडीगार्ड मिला हुआ था, बॉडीगार्ड था, तो आखिर वो उनका बॉडीगार्ड कहाँ था, ये सब भी जांच का विषय है ना जी। बॉडीगार्ड उनको मिला हुआ था, उनका बॉडीगार्ड को लेकर के क्यों नहीं चल रहे थे, वो बॉडीगार्ड को छुट्टा छोड़ दिया था। यहाँ तो सारे लोगों को जो है सुरक्षा मुहैया कराया गया है, जिनको जितनी जरूरत है। एक एमएलए को कम से कम 3 बॉडीगार्ड है, और उसके बाद वो अकेले घूमने के लिए निकल जाए, उनके साथ कोई घटना घट जाए तो इसका जिम्मेदार अकेले निकले तो थे नहीं है ना। अब सवाल बॉडीगार्ड नहीं है, बहुत साजिश भी नजर आ रही है मुनाजिर हसन को इसमें। देखिए, सरकार पर इस चीज को लेकर इल्जाम नहीं लगाया जा सकता, ये कहना मुनाजिर। मतलब के सारे जो लोग तो किसी भी जिम्मेदारी के पद हैं, कुछ जरूरी नहीं है कि सब सिक्योरिटी लेकर के ही चलें, और कानून का डर होना चाहिए। सिक्योरिटी क्यों नहीं चलेगा जब सिक्योरिटी सरकार ने दिया है? मुनासिब नहीं होगा। सरकार ने जब सिक्योरिटी दिया है, घर से निकलना हो, मार्केट जाना हो, तो उसके बगैर जा न सकें, तो ये कानून का राज कहाँ हुआ? ये कानून का राज नहीं हुआ। नहीं, मुनाजिर हसन ये कह रहे हैं कि जब सिक्योरिटी सरकार से मिली है तो फिर बिना सिक्योरिटी के कैसे निकले? इसका मतलब बिहार में नहीं निकल सकते हैं कोई भी। मुनाजिर साहब बिना सिक्योरिटी के घर से बाहर कहीं नहीं जा सकते हैं, कोई जरूरत पड़े तो ये तो खराब बात है ना। ये तो बताता है एक पद पर है ना, सरकार ने सिक्योरिटी दी है, एक पद है आपका, उसको फॉलो करना पड़ेगा। ये चीजें मुनाजिर हसन बता रहे हैं। आम आदमी तो निकलता ही है, आम लोग तो निकलेंगे ही, लेकिन एक ऐसा शख्स जिसको सिक्योरिटी मिली है सरकार से, वो बिना सिक्योरिटी के चले तो क्या समझा जाए? नहीं, ऐसा हो जाता है कभी जी। कोई सोचता है घर या कहीं छुट्टी पे गए, तो ऐसा अक्सर होता है। ऑन रिकॉर्ड पेपर पे ये नहीं होता है, ठीक है जी। लेकिन यह होता है कि सिक्योरिटी अब बीमार है, घर में कोई बीमार है, 2 दिन के लिए हम आते हैं, या अगर खुद ही बीमार है, ठीक है, तो होता है, इस तरह का प्रॉब्लम होता है जी। तो उसका मतलब ये नहीं कि उस पर डिपेंडेंसी हो कि भाई किसी को निकलना हो तो उसके बगैर ना निकल सकें। और एक जनप्रतिनिधि है, नगर का निगम है, उसमें उसका इतना कौन सा दुश्मन, कौन सा इतना आपराधी का मन बाए कि मेयर को मार देंगे, ठीक है। मारने वाला आदमी उसका वो बड़ा मायने नहीं रखता है। और सीधी बात है कि भाई देखिए, एक बात और है, एक बात ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट में, संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी जज जो होते हैं वो 60 साल 65 साल से ज्यादा को नहीं रखा गया है, क्योंकि यह माना जाता है कि 65 साल के बाद डिसीजन के एबिलिटी घट जाती है जी, और उसमें कुछ कमी आ जाता है, तो मतलब बौद्धिक रूप से। तो हमारे मुख्यमंत्री जी भी 70 पार कर गए हैं, तो ये सब भी है। जो पकड़ कम होना, लोगों पे नियंत्रण कम होना, ऑफिसर्स पे कम होना, तो कई कारण है। मैंने बताया कि शिक्षा, बिहार में शिक्षा की कमी हो गई, तालीम नहीं मिल रहा है, रोजगार की कमी हो गई, किसी तरह का काम नहीं है। हाँ, जो कारण अख्तरुल इस्लाम गिना रहे हैं, इस पर सरकार तवज्जो देनी चाहिए, अख्तरुल इस्लाम का कहना है। सरकार इस पर तवज्जो देनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। और ये जो बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री का उम्र 70 वर्ष के पार हो गया है जी, यहाँ मनमोहन सिंह ने जो है
85 साल 88 साल के उम्र में 10 साल राज किया तो कहीं कुछ नहीं हुआ। हम देश के इतने बड़े नेता हैं नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी राज कर रहे हैं और पूरी ताकत के साथ बीजेपी अपना हर जगह अपना बढ़त बना रहा। हम ये बीजेपी के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं, ठीक, लेकिन बीजेपी अपना बढ़त बना रहा है नरेंद्र मोदी के रहते हुए, तो उम्र कोई मामला नहीं होता है। ठीक, जब नीतीश कुमार जैसे लोग हैं तो उनके साथ काम करने वाले एक से एक टैलेंटेड लोग भी हैं जो उनको सुझाव देते हैं, उनके तरीक़ेकार पर अमल करने का तरीका बताते हैं। ठीक, मुख्यमंत्री अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, मुख्यमंत्री को अकेला कोई फर्ज नहीं है, अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है जिसके साथ पूरा एक जमात खड़ी रहती है। ठीक, ठीक। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर बात करने के लिए अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब आपका और मुनाज़िर हसन साहब आपका दोनों का बेहद शुक्रिया इस मुद्दे पर बात करने के लिए। दो रुख में फिलहाल आज इतना ही। आदाब।